नेपाल में प्रचंड बने पीएम, लेकिन चर्चा प्रमोद महाजन की क्यों? नेपाल में 2008 में 239 साल पुरानी राजशाही व्यवस्था खत्म कर लोकतंत्र आया था। नेपाल का लोकतंत्र अभी 14 साल का हुआ है और 10 सरकारें बदल चुकी है। नेपाल के लोकतंत्र को लेकर कई लोग टिप्पणी करते हैं कि यहाँ के नेता सत्ता के लिए जोड़ तोड़ करने में बहुत ही जल्दी माहिर हो गए हैं। किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण भारतीय लोकतंत्र में ऐसी स्थिति 90 के दशक में थी। देखिए प्रमोद महाजन का ये वीडियो, फिर बताते हैं आपको विस्तार से। उदाहरण देना चाहूं, खलप जी सामने है। हम अभी इन दिनों में चीन में एक संसदीय यात्रा थी, आपके आशीर्वाद से खलप जी के नेतृत्व हम गए। आजकल अध्यक्ष जी चीन में जनतंत्र जानने की बड़ी उत्सुकता बढ़ी है और इसलिए बहुत दिन बदले हैं। पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पे आती थी, आजकल तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर भारत में आकर अभ्यास करना चाहती है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इनमें तो कुछ बचा नहीं है, क्या फायदा इनसे संबंध रख के, जो नई पार्टी आने वाले उससे ज्यादा संबंध रखो। तो उनका भी आपस का सारा बदला है। अब मैं जब चीन में गया, रमाकांत जी भी थे, चिंतामन पानी रहे थे, बहुत यहाँ के मित्र थे, कुछ राज्यसभा के थे। जब हम वहां गए तो कुछ वहां के लोगों ने पूछा, भाई आपकी डेमोक्रेसी कैसी चलती है, क्योंकि उन लोगों का तो संसद अलग, इलेक्शन अलग। तो रमाकांत जी थे और बड़े नेता हैं, लेकिन पुरानी मित्रता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर बताइए भाई कैसी चलती है, चर्चा करो इनसे। तो एक एमपी ने मुझे पूछा कि हाउ इज योर डेमोक्रेसी। तो मैंने कहा मैं डेमोक्रेसी बताता हूँ, मेरा उदाहरण, मैंने कहा सिर्फ मैं परिचय करवाता हूँ, डेमोक्रेसी समझ लो। मैंने कहा आई एम प्रमोद महाजन, आई एम मेंबर ऑफ लोकसभा, I belong to the single largest party and I am in opposition. चीनी आदमी मेरे को देखते रहा, you are single largest party। मैंने कहा we are the single largest party in the house, we are in opposition। अच्छा, फिर हमने चिंतामन पानी ग्रही की ओर हाथ कर दिया। मैंने कहा ये है, वो सामने है, हाँ श्रीवल्लभ पानी, माफ करना, वो सिंह का सिंह करते तो थोड़ा हो जाता है। अब उनकी ओर हाथ करके कहा he belongs to the second largest party, he is outside the government, supporting the government। फिर एमए बेबी थे, मैंने उनको उठा दिया। मैंने कहा he is the third largest party, he is inside the front but outside the government। और फिर मैंने कहा he is Mr. Ramakant Khalap, he is the only member of his party and he is the government। प्रमोद महाजन ने 1997 में लोकसभा में भाषण देते हुए देवेगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने पर तंज कसते हुए ये वाकया सुनाया था। देवेगौड़ा भी 1 जून 1996 को अपनी पार्टी के दल जनता दल के महज 46 सांसदों के साथ भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। देवेगौड़ा को 13 पार्टियों का समर्थन मिला था और इसे संयुक्त मोर्चा का नाम दिया गया था। अब बताते हैं नेपाल में महाजन का ये वीडियो क्यों शेयर किया जा रहा है। प्रचंड ने 2022 के नवंबर महीने में हुए आम चुनाव में नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। नेपाली कांग्रेस चुनाव में 89 सीटें जीतकर देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ऐसा माना जा रहा था कि नेपाल कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा ही प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन प्रचंड ने ऐन मौके पर पाला बदल लिया। प्रचंड चाहते थे कि नेपाली कांग्रेस उन्हें प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई थी। जून 2021 में प्रचंड के समर्थन से ही देउबा प्रधानमंत्री बने थे। नवंबर 2017 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी CPN-UML यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनाइटेड, मार्क्सवादी, लेनिनवादी और प्रचंड की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी मिलकर चुनाव लड़े थे। फरवरी 2018 में ओली पीएम बने और सत्ता आने के कुछ महीने बाद प्रचंड और ओली की बीच पार्टी आपस में विलय कर लिया था। विलय के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनी। संसद में इसका 2/3 बहुमत था, लेकिन ओली और प्रचंड के बीच यह एकता लंबे समय तक नहीं रही थी। जब पार्टी का विलय हुआ था तो यह बात हुई थी कि ओली 2.5 साल प्रधानमंत्री रहेंगे और 2.5 साल प्रचंड, लेकिन 2.5 साल के बाद ओली ने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया।
इसके बाद से प्रचंड बनाम ओली का खेल शुरू हुआ था और 2021 में संसद भंग कर दी गई। इसके बाद से प्रचंड बनाम ओली का खेल शुरू हुआ था और 2021 में संसद भंग कर दी गई। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और संसद भंग करने का फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद शेर बहादुर देवबा प्रधानमंत्री बने थे। अब एक बार फिर से प्रचंड ने पाला बदल लिया है और ओली के खेमे में चले गए हैं। प्रतिनिधि सभा में बहुमत के लिए 168 सीटें चाहिए, लेकिन ओली और प्रचंड की सीटें जोड़ लें तब भी बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं होता है। ऐसे में प्रचंड कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रहेंगे, यह उन छोटी पार्टियों पर निर्भर करेगा जिन्होंने अभी समर्थन देने की घोषणा की है। रविवार को ओली की पार्टी यूएमएल, प्रचंड की माओवादी सेंटर, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी और नागरिक उन्मुक्ति पार्टी की बैठक हुई थी। इसी बैठक में फैसला हुआ था कि 5 साल के कार्यकाल से पहले 2.5 साल प्रचंड प्रधानमंत्री रहेंगे और आगे के 2.5 साल ओली पीएम बनेंगे। कहा जा रहा था कि ओली राष्ट्रपति और स्पीकर के पद पर अपना दावा ठोकेंगे। प्रचंड भले ही अभी प्रधानमंत्री बन गए हो, लेकिन कहा जा रहा है कि वह स्थिर सरकार देने में कामयाब नहीं रहेंगे। 2021 में नेपाली कांग्रेस ने नेतृत्व में प्रचंड और अन्य 3 पार्टियों का एक गठबंधन बना था। नेपाल के अंग्रेजी अखबार काठमांडू पोस्ट ने लिखा था कि यह ओली की जीत सबसे बड़ी नेपाली कांग्रेस की हार है। 20 नवंबर को मतदान के बाद से पार्टियां एक दूसरे के संपर्क में थी। ऐसे में ओली और प्रचंड का साथ आना अप्रत्याशित बिल्कुल भी नहीं है। प्रचंड के समर्थन में अभी 169 सांसद हैं। इनमें 78 सांसद ओली की पार्टी के हैं, 32 प्रचंड की पार्टी के हैं, 20 राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के हैं, 14 राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के हैं, 12 सांसद जनता समाजवादी पार्टी से हैं, 6 जनमत पार्टी के और 4 नागरिक उन्मुक्त पार्टी से हैं। इसके अलावा 4 निर्दलीय सांसद प्रभु शाह, किरण कुमार शाह और अमरेश कुमार सिंह का भी समर्थन उन्हें हासिल है। नेपाल में भारत के राजदूत रहे रंजीत रॉय से पूछा कि प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने के वह किस तरीके से देखते हैं। रंजीत रॉय कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी जीत केपी ओली की है। कहाँ वह विपक्ष में रहने वाले थे और अचानक सत्ता के केंद्र में आ गए। ओली अपना राष्ट्रपति बनाएंगे, स्पीकर बनाएंगे और बाकी जो राजनीतिक नियुक्तियां होगी उन पर भी ओली की ही चलेगी। राजदूतों की नियुक्ति में भी ओली की चलेगी। दूसरी तरफ नेपाली कांग्रेस जीतकर भी हार गई। अब तो नेपाली कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं रहेगा। किसी प्रांत में कोई भी सरकार नहीं होगी। अगर प्रचंड नहीं मान रहे थे तो देवबा को उन्हें प्रधानमंत्री बना देना चाहिए था। नेपाली कांग्रेस पार्टी के पास ज़्यादा सांसद थे और प्रचंड को पीएम भी बना देते तो ऐसा नहीं था कि उनकी मनमानी चलती। रॉय आगे कहते हैं कि देवबा पिछले 1.5 साल से प्रचंड के समर्थन से ही प्रधानमंत्री थे। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रचंड क्या स्थिर सरकार दे पाएंगे नेपाल को। इस पर रंजीत रॉय कहते हैं प्रधानमंत्री बनने के 2 साल से पहले कोई अविश्वास प्रस्ताव तो आएगा नहीं। ऐसे में 2 साल तक प्रचंड प्रधानमंत्री तो रहेंगे ही। 2 साल बाद क्या होगा यह कहना अभी मुश्किल है। प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने के बाद सोमवार को प्रचंड के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से चीन के क्रांतिकारी नेता माओ त्से तुंग की 130वीं जयंती की बधाई देते हुए लिखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग के महान नेता कामरेड माओ त्से तुंग की 130वीं जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इन सब से पता चलता है कि प्रचंड का झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा है। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।